So, very good evening, everyone. Now, today onwards, we are going to start the circulatory system. In this system, we will mostly studied about the blood. हम लोग ब्लड के बारे में इसमें डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप लोग देखिए कि इसको आपको पढ़ना किस तरीके से है। तो अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट वालों की, तो यूजीसी नेट वालों के जो क्वेश्चंस इस आपके टॉपिक से बनते हैं, वो कहीं ना कहीं अजेशन रीजन के आपको टॉपिक देखने को मिलेंगे इसमें। ठीक है। फिर इसके साथ साथ आपको जो है इसके अंदर कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, और कहाँ से मिलेंगे वही मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूँ। ये आपको मिलेंगे आपका ब्लड कोagulation से मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा आपका जो है प्लाज्मा प्रोटीन है, वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पर्टिकुलरली उस दो टॉपिक से क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए और इन्हीं से पूछे जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की, तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। तो इसके अंदर आपके जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं, तो कोई प्रिडिक्टेबल नहीं है। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि ब्लड का पीएच लेवल क्या है, कितना टोटल वेट कैरी करता है आपके टोटल बॉडी वेट में। फिर इसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग है, तो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में बनते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में, और ये जो हमारा टॉपिक है ये 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग बेसिक स्टडी करेंगे, बहुत ही जो कह सकते हैं एक इस टॉपिक में आपको एक बेस प्रोवाइड करेगा बिल्कुल बिगिनिंग से, तो उसको हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। और धीरे धीरे करके कल आप लोग देखोगे कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डेप्थ में नॉलेज चाहिए होगी वो आपको मिल चुकी होगी। और कल ही हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे इस टॉपिक। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर सबसे पहले क्या आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग ब्लड के बारे में स्टडी करते हैं। तो आप लोगों को मैं को स्टार्ट करने से पहले मैंने आप लोगों को स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था, और स्केलेटल सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका जो ब्लड का प्रोडक्शन होता है, वो आपके जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके अंदर होता है। लॉन्ग बोन्स में भी कहा, आपके जो स्पॉन्जी बोन होते हैं, आपके जो बोन के एंड होते हैं, दोनों एंड पे आपका ब्लड का प्रोडक्शन होता है। तो बीच वाला पार्ट होता है आपके बोन का, वो येलो बोन मैरो है, वहां पे आपका फैट का और इन सब का स्टोरेज होता है। ओके। तो यहाँ से आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है, और वहां से फिर आपका ब्लड जो है सर्कुलेट होके आपका बॉडी के अंदर आता है, फिर उसका प्रॉपर सर्कुलेशन होता है। तो ये चीज है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ब्लड का कंपोजिशन क्या होता है। तो ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो दो चीजों से मिलके होता है। एक कौन सा, एक होता है आपका प्लाज्मा, और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर आपका फर्दर 3 पार्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड आपका जो है प्लेटलेट्स। ये 3 चीज आपकी ब्लड सेल्स के अंदर आ जाता है। प्लाज्मा जो है अपने आप में ही एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस या लार्ज अमाउंट ऑफ जो चीज है वो कवर करता है। ठीक है। टोटल प्लाज्मा अपने आप में 55% होता है, और अगर मैं बात करूं ब्लड सेल्स की, तो ये 45% के आसपास होता है पूरा आपका ब्लड के अंदर। देखिए, ब्लड सेल्स को ना कॉर्पुसेल्स भी कहते हैं, तो आप उसके लिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? कॉर्पुसेल्स कहते हैं। यस। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ब्लड सेल्स को कॉर्पुसेल्स कहते हैं, कॉर्पुसेल्स कहते हैं। ठीक है। और ये ना एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मतलब ये कनेक्ट करता है आपके पूरे बॉडी को, आपके जितने बॉडी में आपके सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वहां तक। कनेक्टिव टिश्यू कैसे है कि भाई वहां तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना, वहां से CO2 लेके जाना। तो ये क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू। और कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपका फ्लूइड पाया जाता है, वाटरी सब्सटेंस होता है ये। और आपके बॉडी के अंदर ना जो फ्लूइड टिश्यूज हैं या फ्लूइड जो जहां पाए जाते हैं, वो 2 जगह ही पाया जाता है, आपका ब्लड के अंदर एक, और दूसरा जो है आपका एक मतलब लिम्फेटिक सिस्टम में। ठीक है। यहाँ पे आपके 2 जगह जो है आपका फ्लूइड पाया जाता है। ठीक है। फ्लूइड और भी जगह होते हैं, आपके सेल्स के बाहर भी होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। बट अगर हम किसी एक ऑर्गन सिस्टम की बात करें, तो ऑर्गन सिस्टम में आपका जो फ्लूइड है वो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में एंड लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है। अब कुछ फंक्शंस देख लेते हैं, जैसे हम लोग हर क्लासेस में हर एक सिस्टम को पढ़ने से पहले फंक्शन को स्टडी करते हैं। फंक्शन क्या क्या है इसके, कि आपके जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है,
उसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये हम लोग आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कैसे आपके हार्ट से, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, ठीक है, और वो जो है ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी तक कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या, जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन से आपका एनर्जी मिला, सिंथेसिस जैसे हुआ, तो यहाँ से CO2 लेके आपका ब्लड जो है आपके हार्ट की तरफ दोबारा लेके जाता है। तो ये ट्रांसपोर्टिंग गैसेस करता है, मतलब कि आपके गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और CO2। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्टिंग वेस्ट प्रोडक्ट। अब जैसे अगर मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे जैसे ही आपका एनर्जी बनेगा O2 से, O2 के प्रेजेंस में और ग्लूकोज के प्रेजेंस में आपका एनर्जी बना, ATP बना, और इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, CO2, ठीक है, ये इसका वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर इसके बाद इसका और क्या क्या वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है आपके सेल्स के अंदर, अगर मैं बात करूं तो कुछ यूरिक एसिड होते हैं, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ऐसे कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करके आपके किडनी में लेके आता है और किडनी से फिर बाहर एक्सक्रिएट आउट करता है। ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स, तो जो भी आपके बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, आपके गट से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको आपके पूरे बॉडी में भेजने का काम कौन करता है, आपका ब्लड ही करता है। और आपके बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाता है, टॉक्सिसिटी लेवल बढ़ जाता है, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ द WBC व्हाइट ब्लड सेल्स। तो ये हमने फंक्शंस पढ़े। आप लोग जो TG की PGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर आप लोगों को फंक्शन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों के बनते हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड में यही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि आपका जो ब्लड सर है, यस प्लीज। सर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। क्या, सॉरी, प्लीज रिपीट करेंगे एक बारी। सर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड प्योरिफिकेशन कहाँ ऑफ पे? ब्लड, क्या? हाँ, सर कहाँ पे होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड? प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड आपके हार्ट में होता है ना। यस सर, होता है ये इसमें, जैसे किडनी में आप बोलते हो ये करते हैं, एक्सक्रिएट करता है फिर। नहीं नहीं, मैंने बोला है जो आपके किडनी के अंदर है ना, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको लेके आता है, जैसे कुछ यूरिक एसिड हो गए, इन सब चीजों को लाके फिर वो आपके किडनी से एक्सक्रिएट आउट करवाता है। ओके, तो भैया, यस सर। ठीक है। चलिए, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी टोटल बॉडी वेट की अगर मैं बात करूं, मान लो आपका जो बॉडी वेट है 100 kg है, उसमें से 6 to 8%, मतलब कि 6 से 8 किलो जो है आपका वेट है, वो उसके अंदर ब्लड देखने को मिलेगा। और नॉर्मल जो ब्लड वॉल्यूम रहता है किसी एक एडल्ट के अंदर, दैट इज अ 5 लीटर। वी हैव स्टडीड इन डिटेल इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कि 5 लीटर कैसे होता है कार्डियक आउटपुट आपका, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को मिला के, ठीक है, 5 लीटर ब्लड बनता है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा अगर किसी ने देखी नहीं है। चलिए अब आते हैं, जो आपका ब्लड है एक सर्कुलेटिंग टिश्यू है। ब्लड के अंदर आपके 3 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। जो टाइप ऑफ सेल्स है कौन से, रेड ब्लड सेल्स जिसको हम लोग एराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि रेड ब्लड सेल्स में क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या क्या चीजें होती है, और प्लेटलेट्स में क्या क्या चीजें होती है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा इनको पढ़ने से पहले देख लीजिए कि आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता कैसे है। देखिए, अगर मैं आप लोगों को, एक मिनट रुको, आपको डिटेल में समझाता हूँ आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता कैसे। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, कोई डाउट? यहाँ तक समझ आया सभी को? और ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। एक बार सबको समझ आएगा चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, चलिए, देखिए, वेरी गुड, शाबाश। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड का फॉर्मेशन होता कैसे है आपके बॉडी के अंदर, और कैसे आपका ब्लड जो है आपका सर्कुलेशन में आता है। ध्यान से देख लीजिए इसको, ब्लड फॉर्मेशन। देखिए, ये आपका, मान लीजिए मैं यहाँ पे बोन बनाता हूँ आपका, जिन्होंने क्लास लगाई होगी
स्केलेटल सिस्टम की, उनको अच्छे से पता होगा ये चीज। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एंड है, एंड पे आपका स्पॉन्जी बोन होता है, ठीक है, ये आपका स्पॉन्जी बोन होता है यहाँ पे, यहाँ पे आपका स्पॉन्जी बोन होता है। यहीं से आपका जो है आरबीसी, मतलब कि आपके ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन यहीं से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है, दोनों एंड से, यहाँ से। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिफाइसिस, एपिफाइसिस, ठीक है। यहीं से आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये जो बीच वाला पार्ट है, दैट इज डायाफाइसिस, डायाफाइसिस। यहाँ पे क्या होता है, येलो बोन मैरो, और ये क्या होता है, रेड बोन मैरो। ये क्या है, रेड बोन मैरो। तो यहीं से आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ये येलो बोन मैरो जो है, यहाँ पे आपके जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनका स्टोरेज होता है, इनका स्टोरेज येलो बोन मैरो में होता है। यहाँ पे आपके ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये एक चीज। दूसरी चीज, ये हमने किसका देखा है, ये हमने देखा है एक एडल्ट का। किसका देखा है, ये हमने देखा है एक एडल्ट का। एडल्ट के अंदर इस तरीके से ब्लड फॉर्मेशन होते हैं। अगर मैं बात करूं किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की, जो अभी मदर वॉर्म के अंदर है, जो किसके अंदर है, अपने मदर वॉर्म के अंदर है, तो उनके अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये भी आप लोग देख लीजिए। तो जो बच्चा मदर वॉर्म के अंदर है, तो उसके अंदर जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वो उस बच्चे के लिवर के अंदर से ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब कि इम्ब्रायो के अंदर, इम्ब्रायो में आपके लिवर के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब यहां से जैसे कि आपका ब्लड का फॉर्मेशन हुआ, कुछ ब्लड सेल्स ऐसे होते हैं आपके, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल्स, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, यहां से उसका फॉर्मेशन तो हो गया, बट क्या होगा, ये आपके कुछ थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं, कुछ ब्लड सेल्स, ठीक है, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होते हैं। कुछ ब्लड सेल्स जो है आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में बनते हैं। सम ब्लड सेल्स मेक इन लिम्फेटिक सिस्टम, कुछ ब्लड सेल्स आपके लिम्फेटिक सिस्टम में बनते हैं। कुछ फॉर्मुलेट तो आपके बोन मैरो में होते हैं, बट मैच्योर थाइमस ग्लैंड में होते हैं। और कुछ ऐसे ब्लड ब्लड हैं जो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में बनते हैं। कौन से, वो व्हाइट ब्लड सेल्स। तो मोस्टली जो आप लोग देखोगे ना, जो व्हाइट ब्लड सेल्स ही होते हैं ना, देखो आरबीसी और प्लेटलेट्स, ये दोनों आपके बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होंगे और वहीं पे आप मतलब कि मैच्योर होंगे। बट व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स आपके प्रोड्यूस होंगे बोन मैरो से, कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स आपके प्रोड्यूस होंगे लिम्फेटिक सिस्टम से। और कुछ इस टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ही कुछ आपके सेल्स हैं जो प्रोड्यूस तो होंगे आपके बोन मैरो से, और मेच्योर कहाँ होंगे, आपके थाइमस ग्लैंड के अंदर होंगे, जिसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने समझ लिया कि आपके बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। चलिए अब आइए, तो जो आपका ब्लड है, वो जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका, उसको हम लोग कहते हैं हिमेटोपोइसिस, ठीक है। द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज अ हिमेटोपोइसिस। इसको हम लोग हिमेटोपोइसिस कहते हैं। एडल्ट्स के अंदर सेलुलर एलिमेंट से आपका बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होता है, विच वी हैव स्टडीड इन द स्केलेटल सिस्टम इन डिटेल, कि कैसे आपका ऑस्टियोब्लास्ट होता है, ऑस्टियोक्लास्ट होता है, फिर ब्लड का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ ब्लड सेल्स जो होते हैं आपके लिम्फेटिक टिश्यू में बनते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ ब्लड सेल्स आपके डब्ल्यूबीसी, वो आपके लिम्फेटिक टिश्यू के अंदर बनते हैं। और एक जो ब्लड सेल्स है ना, उसको कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए बनने के लिए, ठीक है। वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, वो आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 है। ये कंपोनेंट्स हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, इन डिटेल। तो ये चीज है आपका ब्लड का फॉर्मेशन में। तो जब हम लोग स्पेसिफिकली हर एक ब्लड सेल्स को पढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल्स को, व्हाइट ब्लड सेल्स को, तो आप लोगों को सारी चीजें और डिटेल में समझ आ जाएंगी। अभी यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज डिटेल ध्यान रखना है, हिमेटोपोइसिस इज द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लड सेल, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टीईटी। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में ही जो आपका प्लाज्मा होता है, अगर मैं आपको प्लाज्मा दिखाऊं यहाँ पे, तो ये आपका रेड ब्लड सेल्स है नीचे,
ठीक है। और ये जो ऊपर की तरफ आपको वाटरी स्ट्रक्चर दिखने को मिल रहा है, ये जो वाटरी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, दैट इज अ प्लाज्मा। ये बिल्कुल इतना सफेद होता है, मतलब कि इतना क्लीन होता है कि इसको आप लोग क्लियरली देखते हो, मतलब कहते हैं ना क्लियर, क्लीन एंड क्लिस्टर वाटर, मतलब कि पानी के आर पार आपको देखता है। तो जो आपका प्लाज्मा होता है ना, बहुत ही क्लियर होता है। इसके अंदर थोड़ा सा येलोइश आपको देखने को मिलेगा, येलोइश देखने को मिलेगा, बट ये बहुत ही ज्यादा क्लीन होता है प्लाज्मा। ओके, ठीक है। तो ये आपका जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज अ प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा जो है 55% से मिलकर बना है आपका। और प्लाज्मा के अंदर ही देखो, जैसे कि ये प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा के अंदर फिर फर्दर आपका 90% जो होता है वो वाटर होता है, और जो 10% है वो आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या क्या चीज हो गई आपका, मान लो जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या क्या होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में। और इसके अंदर फिर आपको कोई क्या कहते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स, एंटीबॉडीज, हॉर्मोन्स, ये सब चीजें भी आपको देखने को मिलेगी इसी 10% के अंदर। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करूं, तो जिसके बॉडी के अंदर प्लेटलेट की कमी, सॉरी प्लाज्मा की कमी हो जाती है, जिसके बॉडी के अंदर प्लाज्मा की कमी हो जाए, तो मुझे एक चीज बताओ, आप लोग ही बताना, अगर कल परसों आप लोग एक्टिव हो गए तो आप लोग अच्छे से आंसर दे पाओगे। अगर प्लाज्मा की कमी हुई तो डेफिनेटली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी हुई, ठीक है। और जब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम की कमी हुई, तो इसकी सोडियम की और कैल्शियम की कमी हुई, तो जरा सा आप लोग जाओ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में और मुझे रिलेट करके बताओ, अगर सोडियम की कमी हुई, कैल्शियम की कमी हुई, तो क्या दिक्कत परेशानी हो सकता है। आप लोग का माइक ऑन है, 2 मिनट के लिए डिस्कशन करते हैं, बट बताओ, अगर सोडियम और कैल्शियम की कमी हुई तो क्या दिक्कत परेशानी होगी, बोलो। माइक ऑन है आप लोग का, चैट बॉक्स में बोल सकते हो। सर मसल कॉन्ट्रेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है हमें। बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 100% करेक्ट, ठीक है। क्योंकि अगर आपका सोडियम रिलीज नहीं हुआ, ठीक है, तो सोडियम जैसे रिलीज नहीं होगा आपका चैनल से, वहां से फिर वो आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा सोडियम, तो वहां से फिर कैल्शियम नहीं आएगा, कैल्शियम नहीं आएगा तो ट्रोपोनिन पे लगेगा नहीं, फिर जो मायोसिन है वो एक्टिन को पकड़ेगा नहीं। तो आप लोग क्या देखोगे कि आपके बॉडी के अंदर जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, वो उसका स्पीड जो है वो स्लो हो जाएगा, ठीक है, अगर आपके बॉडी के अंदर प्लाज्मा की कमी हो पाई। तो बेटा, चीजों को रिलेट करना है, जो भी चीज आप पढ़ रहे हो ना, मैं हर एक टॉपिक को, हर एक छोटी छोटी चीज तो रिलेट करके नहीं बताऊंगा आपको, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप लोग खुद रिलेट करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा। चलिए आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है कि जो ब्लड सेल्स है, बाकी आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, और आपका जो प्लेटलेट्स हो गया, तो ये जो टोटल आपका 45% आपके ब्लड के अंदर रहता है, ठीक है। और रेड ब्लड सेल्स ही जो है अपने आप में 90% होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं, रुको, ये लो आपका ब्लड लिख देते हैं, यहाँ पे रेड कलर से लिख देते हैं, ये ब्लड हो गया, ठीक है। अब ब्लड जो है, ये फिर फर्दर आपके दो पार्ट में डिवाइड हुए, कौन से, प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा, ब्लड सेल्स, ठीक है। ब्लड सेल्स, बताओ प्लाज्मा की क्वांटिटी कितने परसेंट की रहती है, और ब्लड सेल्स की कितना परसेंट। गुड, बेटा मेरे से फास्ट रहना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तभी आंसर दे पाओगे। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोला है, प्लाज्मा के अंदर फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है ये प्लाज्मा। इस तरीके से डायग्राम बना के लिखा करो, प्लाज्मा फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है। बताओ पहले वाला कौन सा, वाटर होता है सर, सॉरी हाँ, वाटर, गुड, वेरी गुड, सॉरी नहीं, 90 करेक्ट। और दूसरा, 90% वाटर होता है इसमें सर। हाँ, इन इन इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, वेरी गुड, ठीक है, कितना परसेंट, ये सर 10% रहता है इसमें। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ठीक है।
दैट इज 10%। ठीक है, ये 10%। 8 to 9%, I think 8 to 9%. इट वेरीज, Water 91 to 92. इट्स नॉट फिक्स्ड। ठीक है, 90 से 92 लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 to 10 लिख लीजिए इसको। Yes, sir, ठीक है, yes, and डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एज वेल। चलिए 8 to. ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ ब्लड सर सेल्स और एक थिंग्स है यहाँ पे, क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में आऊंगा, डोंट वरी। अभी सारी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपकी, सारी चीजें हैं, डोंट वरी, अभी कम लेते। चलिए अब आए थोड़ा सा ब्लड सेल्स को भी देख लेते हैं। बुरा मान रहा है ये। ब्लड सेल्स आपके फादर कितने पार्ट में डिवाइड है, बोलो? 3 पार्ट्स में सर। ठीक है, 3 पार्ट्स में। चलो पहला बताओ। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, वेरी गुड। ठीक है, बताओ RBC का अगर ये 45% है तो 45% का कितना परसेंट जो है वो RBC रहेगा? चैट बॉक्स में बोलो बेटा, सभी बोलना है, सभी को बोलना है। बोलो RBC कितना परसेंट रहेगा? RBC का कितना परसेंटेज रहेगा? अरे 90% जो है आपका RBC रहता है। ठीक है, और बाकी जो 1%, सॉरी 99% आपका RBC रहता है, और बाकी वो जो 1% बचा है उसके दोनों मिला के आपके जो है वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। मतलब कि 1% में कुछ अमाउंट ऑफ आपका WBC, कुछ अमाउंट जो है आपका 1% का आपका प्लेटलेट्स रहता है। ठीक है, गुड। 90 नहीं, 99। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बताओ RBC को और हम लोग किस नाम से बोल सकते हैं? RBC को किस नाम से बोल सकते हैं हम लोग? यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से। RBC को किस नाम से बोल सकते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। एरेथ्रोसाइट्स, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, सभी बोलेंगे। WBC को किस नाम से लिख सकता हूँ? लिकोसाइट। लिम्फोसाइट। ठीक है, और प्लेटलेट्स को? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोमिन, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आ जाओ दोबारा प्लाज्मा के ऊपर। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा करें। हाँ, लो हो गया छोटा। अब इसको पकड़ के ले आओ नीचे। ठीक है, अब हम लोग हैं प्लाज्मा के ऊपर। देखो वाटर 90 से 92% है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के अंदर, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं। क्या क्या चीजें आ गई इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स के अंदर? मान लो इसके अंदर आ गई आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स। लो इसके अंदर क्या आ गई? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या होती हैं आपका? सोडियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। कैल्शियम, पोटेशियम। ठीक है, और भी कई सारी एक्सेट्रा मैंने लिख दिया है, डोंट वरी, आप लोग पढ़ोगे। एक तो ये हो गया। दूसरा इनऑर्गेनिक सॉल्ट में और क्या आएगा? बोलो, और क्या आएगा इनऑर्गेनिक सॉल्ट में? कार्ब्स एंड प्रोटीन्स वगैरह। हाँ, प्रोटीन्स, कार्ब्स, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर दोबारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट में और भी कंपोनेंट्स आएंगे, बताओ। इसके अंदर और भी आते हैं, जैसे कि आपका होता है एक एल्बुमिन। ठीक है, इसी में आएगा एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड हाँ, ग्लोबुलिन। एल्बुमिन, फिब्रिनोजेन, स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। फिब्रिनोजेन, और फिर आपका आएगा ग्लोबुलिन्स। देखो, ठीक है, अगर इन शॉर्ट बताऊं मैं, एल्बुमिन जो है आपके आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज रहता है दैट इज एल्बुमिन। एल्बुमिन का सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो एल्बुमिन का रहता है। और अगर मैं फाइब्रोनेजिन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताऊं, तो फाइब्रोनेजिन आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है एक, इसको नोट डाउन कर ही लो आप लोग। जो फाइब्रोनेजिन है दैट इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, इट हेल्प्स इन यू ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में आपको ये हेल्प करता है। ओके, और ग्लोबुलिन्स की अगर मैं बात करूं तो भैया ये आपका इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है। ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इसलिए आप लोग पढ़ते हो इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, ह्यूमरल इम्यूनोग्लोबुलिन,
ठीक है। तो ये सब क्या है, आपका इम्यून सिस्टम में आपको हेल्प करता है ग्लोबुलिन, ठीक है। तो हमने इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी पढ़ लिया, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट दोबारा से ब्लड सेल्स के ऊपर, ठीक है। ब्लड सेल्स के ऊपर दोबारा आ गए हम लोग। अगर मैं बात करूं आरबीसी की, जिसको हम लोग इराइथ्रोसाइट भी कहते हैं, जो जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है आपके बॉडी के अंदर, और डब्ल्यूबीसी का जो कि है लिम्फोसाइट, और प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट। तो इसको पहले थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट लिखवा दूंगा। यहाँ तक बेटा किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ऑल क्लियर? अभी तक मैंने आपको इन शॉर्ट बताया है, डिटेल में भी गए नहीं। ऑल क्लियर? क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में बताओ। गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, शाबाश। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हम लोग अपनी पीपीटी पे आते हैं दोबारा से। तो ये चीज हमने देख ली है। देखो ये अब स्पेसिफिक पढ़ेंगे हम लोग कि रेड ब्लड सेल्स जिसको इराइथ्रोसाइट कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। और प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। आप लोग को बेसिक से लेके थोड़ा सा एडवांस में ले जाने की कोशिश करूंगा आज। एडवांस में नहीं ले जाऊंगा, मतलब कि आप लोगों को रिलेट करवाना बताऊंगा जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। देखो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड कॉर्पिसल्स, मतलब कि जो आपके ब्लड सेल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, इराइथ्रोसाइट्स। आप लोगों ने मुझे अभी बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मोस्ट अबेंडेंट सेल इन द ब्लड, सबसे ज्यादा जो आपका ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, दैट इज आरबीसी 99%। ओके। और अगर इसकी मैं बात करूं क्वांटिटी में, तो ये आपका 4 से 6 मिलियन पाया जाता है पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। मतलब कि आपका अगर मैं 1 माइक्रोलीटर ब्लड निकालूं, ठीक है, 1 माइक्रोलीटर ब्लड निकालूं, तो इसके अंदर 4 से 6 मिलियन जो है आपके मुझे आरबीसी देखने को मिलेंगे, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपकी। चलिए, ये कहाँ होता है, आपके बोन मैरो में बनता है। मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, कहाँ पे, एपिफाइसिस एंड पे, आपके बोन के एंड पे। मैच्योर फॉर्म्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस। अब देखो ध्यान से देखो, अभी बता रहा हूं आपको। ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है क्यों? जबकि अगर हम बात करें व्हाइट ब्लड सेल्स की, तो देखो ये व्हाइट है। दूसरा अगर प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर अजीब तरीके से है, थोड़ा खुरदुरा है, इसका भी थोड़ा खुरदुरा है। इसका इतना प्लेन, इतना अच्छा सा हैंडसम सा क्यों है, ठीक है, लाल जैसा क्यों है इसका स्ट्रक्चर? इसके पीछे का एक रीजन है। सबसे पहले रीजन तो एक चीज आप लोगों को सभी को पता होगा कि ये जो रेड है वो किसकी वजह से रेड है भैया? हीमोग्लोबिन की वजह से रेड है, ठीक है, हीम की वजह से रेड है ये, ठीक है, रेडनेस जो इसके अंदर आती है। ओके। दूसरी चीज, इसके अंदर ये रेडनिश का तो आपको पता चल गया। अब बात करूं अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की, तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों है? इसके अंदर एक बात तो न्यूक्लियस नहीं है। और अगर मैं बात करूं ना आरबीसी की, तो आरबीसी के अंदर आपका जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या करता है, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करके लाता है और आपके सेल्स तक पहुंचाता है। मेन फंक्शन अगर मैं आपको रेड ब्लड सेल्स की बताऊं, तो ये ऑक्सीजन कैरी करके लाता है, ठीक है, और आपके सेल्स तक पहुंचाता है ये। और इसके अंदर बाकी न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स और बाकी चीजें हैं, ये नहीं पाई जाती हैं। इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि अगर न्यूक्लियस मिला इसके अंदर, सेंट्रियोल्स मिला, और भी बाकी चीजें अगर इसके अंदर डालेंगे, तो भैया ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है इसकी कम हो सकती है, ठीक है। और इसको जो है ऑक्सीजन कैरी करवाएगा आपके सेल्स तक, आपके बॉडी के सेल्स तक जो ऑक्सीजन कैरी करवाएगा, उसके अंदर दिक्कत परेशानी होगी अगर न्यूक्लियस वगैरह ये सारा चीज डाल दिया तो। इसलिए इसके अंदर न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स और बाकी और चीजें जो है प्रेजेंट नहीं रहता। आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है इसके अंदर, ठीक है, जो ऑक्सीजन कैरी करके ले आता है, ये है। और इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से इसलिए है क्योंकि जब ये आपके कैपिलरीज में जाता है तो इजिली गैसियस एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। इसलिए इसका स्ट्रक्चर बहुत प्लेन सरफेस, मतलब कि इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, प्लेन स्मूथ देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये रीजन है इसके पीछे का। ओके, तो ये रीजन आप लोगों को समझ आ गया।
कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस इसलिए नहीं है ताकि लार्ज अमाउंट ऑफ मतलब आपका ऑक्सीजन कैरी करके ले आए। ठीक है, देखो एक चीज और आपको बताता हूं मैं। चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन और एक चीज आप लोग सुनते होंगे मायोग्लोबिन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा? चैट बॉक्स में बताओ, माइक ऑन करके बताओ, जैसे आप लोग को बताना है बताओ। सर जो हीमोग्लोबिन है वो ब्लड में पाया जाता है और जो मायोग्लोबिन है वो हमारे रिलेटेड मसल्स में मसल पाया जाता है। वेरी मसल गुड, ठीक है। मायोग्लोबिन क्या है आपका? स्टोर्ड फॉर्म है, स्टोर्ड फॉर्म है आपके स्केलेटल मसल्स के अंदर बेसिकली, ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म है। तो जब भी आपको एनर्जी की, इंस्टेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप मायोग्लोबिन से एनर्जी ले लेते हो। और कंटिन्यूअसली जब आप लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी करते हो, तो आपका जो है वो एनर्जी हीमोग्लोबिन से आता रहता है। ठीक है, तो ये रीजन है, दोनों में डिफरेंसेस लिख लेना, जिस बच्चे को नहीं पता होगा ये चीज। ठीक है, आइए अब, अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेनिंग करते हो तो आपका अप्रोक्सीमेटली 30% जो है आरबीसी का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये चीज मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, फिर लाइफ स्पेन जो इसका 120 डेज के आसपास रहता है। देखो 120 डेज के आसपास इसका लाइफ स्पेन इसलिए रहता है क्योंकि ये जो ना आपका जो रेड ब्लड सेल है, ये सेल डिवीजन नहीं करता। सेल डिवीजन का मतलब कि जो आपके बाकी सेल्स हैं बॉडी के अंदर, वो क्या कर सकते हैं, बाकी सारे सेल्स नहीं, कुछ सेल्स हैं जो मोस्टली सेल्स क्या करते हैं, ये आपका सेल डिवीजन कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक सेल है तो इनके पास क्या होता है, सेंट्रियोल होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो ये फिर दूसरे सेल आपके बना देंगे, ठीक है, फिर तीसरे सेल बना देंगे। तो ये क्या होता है, सेंट्रियोल। ठीक है, इसके अंदर सेंट्रियोल पाया नहीं जाता, तो ये सेल डिवीजन अपना कर नहीं सकता, इसलिए ये 120 डेज के अंदर मर जाता है। 120 डेज के अंदर मर जाता है। और कहाँ सबसे ज्यादा इसकी डेथ होती है, या आपका स्प्लीन के अंदर। कहाँ पे? स्प्लीन के अंदर इसकी डेथ होती है। और जो इसके डेथ होने का प्रोसेस है ना, दैट इज अ हीमोलाइसिस। ये आप लोग लिख लीजिए, हीमोलाइसिस। ठीक है, और इसका डेथ ना सिर्फ स्प्लीन के अंदर नहीं होता, आपके बोन मैरो में भी होता है, बट मोस्टली जो है आपका स्प्लीन के अंदर होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बाकी इसके अंदर कहीं ना कहीं होगा आपका। हीमोग्लोबिन आयरन प्रोटीन इज फाउंड इन आरबीसी, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। स्टोरेज लाइफ, अब देखो, अगर इसको आप निकालते हो बाहर, आरबीसी को बाहर जब आप निकालते हो, तो इसको कितने दिन तक आप रख सकते हो? 35 से 42 डेज के आसपास। अगर किसी ने मेरी क्लास लगाई होगी आपका ब्लड डोपिंग का अगर आप लोगों ने क्लास लगाया होगा, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो हम ब्लड डोपिंग में कितने दिन तक बाहर निकालते हैं, आरबीसी को रखते हैं 28 से 30 डेज के आसपास आरबीसी को रखते हैं। फिर उसके बाद दोबारा क्या कहते हैं, ट्रांसफ्यूज करते हैं बॉडी के अंदर। इसलिए आप देखोगे इसका स्टोरेज लाइफ जो है आरबीसी का बाहर, दैट इज 35 टू 40 डेज के आसपास। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये तो आपको पता ही है, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन कैरी करके लाता है फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेके जाता है आपके बॉडी से। ठीक है, ये चीज है। अब नेक्स्ट चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, 1% ऑफ द बॉडीज टोटल आरबीसी आर रिप्लेस्ड बाय एवरी डे। तो आपके आरबीसी का जो 1% है, मतलब 1% ऑफ आरबीसी आपका रोज रोज जो है रिप्लेस होता है, हर एक रोज आपका रिप्लेस होता है। और हीमोग्लोबिन का कंटेंट बेटा, ये आप लोग याद रखोगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि मेन के अंदर हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना रहता है, दैट इज अ 14 टू 16 ml ऑफ पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, 14 टू 16 ml रहता है आपका 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में। ठीक है, और वुमेन के अंदर 12 टू 14 ml रहता है आपका पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, डिस्ट्रॉय भी होता है, आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। और हीमोग्लोबिन जो है आपका दो पार्ट में डिवाइड है, हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। ये एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखो यहाँ पे एक जो हीम का, ये रहा पेन, हाँ, एक जो हीम का मॉलिक्यूल है, वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। अगर थोड़ा डिटेल में और समझना चाहते हो आप लोग, तो लो समझा देता हूँ। एट द आउटसाइड, जैसे कि, हाँ भाई, किसका दिल बनाए, किसका दिल बनाया जाए?
बताओ। ये दिल बना दिया, ठीक है। ये आपके चैम्बर हो गए। बताओ ऊपर वाला चैम्बर कौन सा है मेरा? चलो चलो चलो, ऊपर वाला चैम्बर बताओ कौन सा है? सर राइट, राइट राइट आर्टरियम। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है बेटा, गुड। अभी देखो यहाँ पे, ये तो हमने बनाया दिल। अब थोड़ा सा लंग्स बना दें यहाँ पे। लो, यहाँ पे लंग्स बनाए थे, लंग्स को इस तरीके से मैंने बना दिया। और यहाँ से लो, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही यहाँ से आपका जो है ब्लड गया, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से मान लो ब्लड गया यहाँ लंग्स तक। मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ कि आपका बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है आपका ब्लड, ये समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका यहीं से बना रहा हूं मैं, इसको ध्यान में देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान, बेटा ध्यान देना सभी। क्या बोला है कि जो एक हीम का, यहाँ पे लिखता हूं मैं, एक हीम का मॉलिक्यूल जो है वो कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है? 4, ठीक है। अब क्या करेगा, यहां से आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन। अब अभी रिलेट करोगे आप लोग अच्छे से, सारी चीज समझ आएंगी। एक हीम का मॉलिक्यूल, ठीक है, एक हीम का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। मान लो यहाँ पे मैं अगर ये एक हीम का मॉलिक्यूल बना देता हूँ, लो भाई, ये एक मैं हीम का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, तो ये कितने मॉलिक्यूल को कैरी करेगा? ये ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को कैरी करेगा। ये क्या है? आपका हीम का मॉलिक्यूल है ये क्या है? हीम का मॉलिक्यूल है। और ये क्या है आपका? ये आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो एक हीम का मॉलिक्यूल आपके 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। अब मुझे आप लोग बताओ, अगर आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ, तो ऑक्सीजन कम कैरी करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कम कैरी करेगा, आपके ब्लड सेल्स तक कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। कम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो भैया एटीपी बनने में दिक्कत परेशानी होगी, तो आप एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसलिए जब आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो आप लोग थकावट देखते हो, अपने बॉडी के अंदर स्लगिश फील करते हो, आप लोग जो है कमजोर फील करते हो। तो उसके पीछे का रीजन बेटा ये है। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ऑल क्लियर यहां तक? ठीक है, चलो समझ आया तो एक बार चैट बॉक्स में बोलो। ओके, तो ये चीज है आपका एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल। O2 सही से पहुंचता है सर? O2 क्या क्या बोला आपने, दोबारा बोलिए। हीमोग्लोबिन अगर कम आपका हो वॉइस जाए ब्रेक हो रहा है जो भी आप बोल रहे हो। ऑक्सीजन सही चंपा, रहेगा या? आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब लैक ऑफ आरबीसी, अगर आपके बॉडी के अंदर आरबीसी की कमी है, डेफिनेटली आपको अनेमिया हो सकता है, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो, आरबीसी लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आओ व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। क्या है शंपा, क्या क्वेश्चन है? लिखो जल्दी से, फिर व्हाइट ब्लड सेल स्टार्ट करते हैं। चलो तब तक मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चैट बॉक्स में आंसर बताओ। अच्छा, लैक ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैक ऑफ आरबीसी को हम लोग क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया सर। चैट चैट बॉक्स में बोलो, चैट बॉक्स में बोलो। चंपा अपना क्वेश्चन लिखो तब तक आप चैट बॉक्स के अंदर। ओके, फिर उसके बाद मुझे बताओ, एक 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 हीम का मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है? और चैट बॉक्स में लिखो, छोटी छोटी चीज पूछ रहा हूँ तो, ठीक है। आरबीसी आरबीसी अपने आप में कितना परसेंटेज कैरी करता है ब्लड सेल्स के अंदर?
आरबीसी अपने आप में कितना परसेंटेज ब्लड के अंदर परसेंटेज रखता है? करेक्ट, शाबाश बेटा, चलो सभी लिखेंगे, सभी लिखेंगे, गुड, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड सेल्स का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस। ओके ठीक है, आता हूँ संपा आपके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है चलिए, ओके, क्या कह रही है संपा? संपा क्वेश्चन ये है बेटा कि ऑक्सीजन सही से हार्ट में पहुंचता है इफ हीमोग्लोबिन कम हो तो। ये हम आते हैं दोबारा, रुको, क्या है? ऑक्सीजन सही से हार्ट में पहुंचता है इफ हीमोग्लोबिन कम हो तो। देखो यहाँ पे आपको दोबारा ले चलता हूं मैं। क्या होगा बेटा? अरे यहाँ पे देखो संपा, क्या होता है यहाँ पे ना, जैसे कि मान लो अभी आपके बॉडी के अंदर, लेट मी सॉर्ट इट, गेम करता है कभी कभी ना मेरे साथ, मजाक करता है ये, अच्छे से होता नहीं। देखो क्या होता है, मान लो संपा के बॉडी के अंदर नॉर्मल आरबीसी का लेवल है, दैट इज अ 15,000, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 15,000, 15,000 जो है इसके बॉडी के अंदर आरबीसी है। ओके, अब इसके बाद अभी 15,000 आरबीसी है, अब मान लो एग्जांपल के लिए 15,000 आरबीसी है और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है, तो 15 चौके 60, तो 60,000 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी करता है ये, ठीक है, नॉर्मल टाइम पे। अब इसके बॉडी के अंदर 15,000 से हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो कम हो गया, मान लो 10,000 हो गया, 10,000 हो गया, ठीक है। अब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन ही कैरी करेगा, कम नहीं करेगा कैरी, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ही कैरी करेगा। अब बट कितना होगा? 40,000 होगा, ठीक है, ये चीज होगी, आपको समझ आ गया। दूसरा चीज क्या बोला संपा ने, अगर हीमोग्लोबिन कम हो तो ऑक्सीजन सही से हार्ट में पहुंचता है इफ हीमोग्लोबिन कम हो तो। हाँ, तो ये हार्ट के अंदर आपका सही से पहुंचेगा ना, क्या दिक्कत वाली बात है? 40,000 है तो ये आपके हार्ट के अंदर जाएगा ही उतना ही, और उतना ही आपका जो है, लो और डिटेल में बताया था मैं आपको, ये आपके राइट, ये लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से आपके बॉडी ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से यहीं से आपका स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, आपका हार्ट बीट सेम रहेगा, हार्ट बीट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बट क्या होगा, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। जहां पहले एक स्ट्रोक वॉल्यूम में आपका 70 से 72 ml ब्लड को पंप करते थे आप, ठीक है, वहां पे आप क्या देखोगे, जो ब्लड है वो कम पंप आउट हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है, और ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन आरबीसी मतलब कि आपका हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम देखने को मिलेगा आपको। तो ये सब चीजें हैं आपका, ठीक है संपा, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए? नहीं कर पाए तो थोड़ा सा नेटवर्क ठीक करवाओ, आई विल लेट यू नो आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। चलिए अब आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे नाम से ही पता है क्या है, व्हाइट है ये व्हाइट ब्लड सेल्स, और इसका मेन फंक्शन क्या है, इन शॉर्ट आपको बताऊं तो ये आपके बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन एजेंट्स हैं, जो भी वायरस, बैक्टीरिया, आपका प्रोटोजोवन, इन सब से लड़ने के लिए आपका व्हाइट ब्लड सेल्स बनाया गया है, मेन फंक्शन इसका ये है। व्हाइट ब्लड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, और ये आपका लार्जेस्ट साइज है ब्लड सेल्स के अंदर, ओके, और ये आपका लोएस्ट नंबर इन द ब्लड है। जैसे हम लोगों ने देखा था 40,000 से 45,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन द आरबीसी, तो वैसे ही अगर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर कितना है, 4,500 से 11,000 पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये चीज है, फॉर्म्ड इन द बोन मैरो एंड सम इन द लिम्फ ग्लैंड्स, तो ये मैंने आपको बताया, कुछ जो है आपके बोन मैरो में बनते हैं, कुछ आपके लिम्फेटिक सिस्टम में या लिम्फ ग्लैंड्स के अंदर बनते हैं आपके व्हाइट ब्लड सेल्स। प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका, इसका प्राइमरी फंक्शन है कि आपके
जो भी फॉरेन एजेंट्स आए हैं, फॉरेन इन्वेडर्स आए हैं, उनको मारने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स का यूज किया जाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसको काम पे लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, फॉरेन इन्वेडर्स कंटेन न्यूक्लियाई विद डीएनए, ठीक है। तो इसके अंदर ना आपका न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस, और ये आपका न्यूक्लियस जो है डीएनए कंटेन करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊं, ठीक है, मान लो कोई एक पर्सन है क्लास के अंदर, पवन का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। मान लो पवन की हो गई शादी, थोड़ा सा रेड ब्लड सेल्स को भी रिलेट करता हूं मैं। पवन की हो गई शादी, और पवन पवन की शादी होने के बाद उसको पता नहीं चल रहा कि उसके जो बेबी है इनमें से कौन है, खो गया था किसी मेले के अंदर। ओके, अब किसी मेले के अंदर खो गया, अब पता लगाना है पवन इसका फादर है या नहीं इस बच्चे का। तो अगर मैं सिर्फ उसका रेड ब्लड सेल निकालू उस बच्चे का, मान लो बच्चे का नाम है सचिन, ठीक है, उस बच्चे का नाम है सचिन, उस सचिन का सिर्फ मैं अगर आरबीसी निकालू, रेड ब्लड सेल्स निकालू, तो क्या मैं पता कर सकता हूं ये पवन का बच्चा है या नहीं है, पवन का बेटा है या नहीं है, अगर मैं सिर्फ रेड ब्लड सेल्स निकालूं तो? बोलो यस। नो सर। क्यों नहीं पता कर सकते? बोलो क्यों नहीं बता सकता मैं? जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो न्यूक्लियस का क्या हो गया? न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए, क्योंकि ये कंट्रोल करता है जो। मैं आरबीसी का पूछा, मैंने अभी आरबीसी का पूछा है, डब्ल्यूबीसी का पूछा ही नहीं। मुझे एक चीज बताओ आप लोग पहले, कि मैं आरबीसी से सिर्फ आरबीसी निकालूं, उस बच्चे का आरबीसी लूं, और पवन का मैं चाहे क्या कहते हैं पूरा ब्लड ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो मैं पता लगा सकता हूं कि ये बच्चा पवन का है या नहीं? क्यों नहीं पता लगा सकता? रीजन बताओ। सर आरबीसी ब्लड ग्रुप का ही पता लगा पाएंगे ना। हाँ ठीक है, और डब्ल्यूबीसी के अंदर जो है डीएनए कैरी करती है, न्यूक्लियस होता है, तो उससे हम उसका डीएनए टेस्ट करके पता लगा सकते हैं इसका किसका बेटा है बेटी है। हाँ ठीक है, गुड, ठीक है। अगर यस किसी का और कोई पॉइंट कुछ बोलना चाहता है तो एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने भी तो यही बोला आपको। पता नहीं आप व्हाइट ब्लड सेल से कुछ कह रहे थे, ठीक है, ध्यान सुनो आपका। तो न्यूक्लियस ना कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता? एक आपका आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और दूसरा चीज जो आपके ब्रेन सेल्स हैं वहां पे भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता बेटा, ये भी ध्यान रखना। कहाँ पे? आपका जो ब्रेन सेल्स हैं उसके अंदर भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इसलिए अगर आप हेयर ले लो, कोई भी चीज ले लो, तो उससे उसके बच्चे का पता लगा सकते हो कि फादर कौन है। अगर सिर्फ आरबीसी आरबीसी ले लोगे तो पता नहीं चलने वाला आपको। ओके, व्हाट इट, ये भी रीजन है। और एक रीजन ये भी है कि जब आप ब्लड डोपिंग करते हो, बाद से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो ब्लड डोपिंग में आप आरबीसी इंजेस्ट करते हो। चलो इसको इतने डिटेल में भी नहीं। चलिए आइए नेक्स्ट पे, व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर। तो हमने क्या देखा, इसके अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए है, एंड द शेप डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सेल। तो इसके अंदर ना फर्दर आपके क्या कहते हैं और भी टाइप है, ग्रेनुलोसाइट है, अग्रेनुलोसाइट है। उनके जो साइज है ना वो उनके बेसिकली कलर के ऊपर डिपेंड करता है। आई विल लेट यू नो, डोंट वरी। और सर्टेन डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, तो कुछ आपके डब्ल्यूबीसी जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, और इसका जो लाइफ साइकिल है दैट इज 3 to 5 days, ये आप लोग ध्यान रखो। अब देखो, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, ये आपके फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, एक है ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। अब क्वेश्चन बनता है कि भाई ग्रेनुलोसाइट या अग्रेनुलोसाइट क्यों बोलते हैं इसको? तो ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट इसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे का एक रीजन है। क्या रीजन है? ये देखो, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपको ये रेड रेड देखने को मिलेगा, ये ठीक है। ये क्या है? ग्रेन्यूल्स हैं। क्या है? ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो ग्रेन्यूल्स मतलब कि ये दाने के तरीके के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं आपको इसके अंदर, देखो दाने दाने स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ये क्या है? ग्रेन्यूल्स। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और अगर आप ध्यान से देखोगे अग्रेनुलोसाइट को, जो कौन से है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं दाने हैं, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं दाने हैं। बेटा इसके अंदर कोई दाने हैं क्या? नहीं है। इसके अंदर ये मेन बस न्यूक्लियस न्यूक्लियस है, ये जो आपको दिख रहा है। तो इसके पीछे का रीजन ये है। ग्रेनुलोसाइट इसलिए बोलता हूं इसको क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रेन्यूल्स, दाने लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई वी से ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। तो 3 ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं आपके बॉडी के अंदर, हाँ पैचेस होते हैं, करेक्ट।
और यहाँ पे आपके पैचेस नहीं होते, दाने नहीं होते, इसलिए हम इसको अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो 3 होते हैं आपके ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, और 2 होते हैं अग्रेनुलोसाइट जिसमें आपके लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक बताओ? यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? चले चले नेक्स्ट बेटा, स्टेप बाय स्टेप आप लोग को क्लियर करते हुए जा रहा हूँ मैं। हाँ शिवानी पूछो। सर फिर से रिपीट करना। देखो बेटा, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इन शॉर्ट बताता हूँ मैं आप लोग को। व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये आपके जो फॉरेन एजेंट्स है जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सब अगर आपके बॉडी के अंदर आता है तो उससे लड़ने के लिए आपका व्हाइट ब्लड सेल्स ही जाता है। ओके, तीसरी बात, इसकी जो लाइफ साइकिल है दैट इज 3 to 5 days, 3 से 5 दिन इसका लाइफ साइकिल रहता है। चौथी बात, ये जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, व्हाइट ब्लड सेल्स फर्दर आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है अग्रेनुलोसाइट। ये मान लो ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, और दूसरा अग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट को क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि इसके ऊपर ना आपको ये देखो, ये रेड रेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं डॉट डॉट देखने को, पैचेस आपको देखने को मिलते हैं, डॉट डॉट। तो डॉट डॉट जो होता है ना, इसको हम लोग ग्रेनुलोल्स बोलते हैं, ग्रेनुलोल्स बोलते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आपको पैचेस देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब कि धब्बे देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसको ग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। तो 3 जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं फर्दर क्लासिफाइड जो होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, इसमें ग्रेनुलोसाइट्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर ग्रेनुलोसाइट्स नहीं देखने को मिलते, इसलिए हम इसको अग्रेनुलोसाइट्स। ओके, ठीक है, चलिए भाई आगे चले नेक्स्ट। देखो, अब आपके 5 टाइप के हैं, 3 जो है ग्रेनुलोसाइट्स, 2 है अग्रेनुलोसाइट। इसको मैं अभी इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं हेल्थ एजुकेशन में, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, कैसे न्यूट्रोफिल्स आता है, लड़ता है फॉरेन एजेंट से, क्या क्या दिक्कत परेशानी है। बट जितना भी आप लोग को समझना चाहिए उतना मैं आप लोग को अभी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ न्यूट्रोफिल्स की, ये तो चलो मैं आप लोग को वही समझा, यहाँ समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यूट्रोफिल्स की। लो बेटा, थोड़ा सा इसका जो है बेटा समझ आया यहाँ तक व्हाइट ब्लड सेल्स में? अब हम लोग क्या है, व्हाइट ब्लड सेल जो है फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। व्हाइट ब्लड सेल जो है आपके 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट कौन सा है बोलो, जिसमें ग्रेनुलोल स्ट्रक्चर होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, अग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है। अब ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर कौन कौन सी चीज आ जाती हैं आपकी भाई फर्दर? 3 चीज आ जाती हैं, लो यहाँ पे बना देते हैं, पहली, दूसरी और ये तीसरी। पहली कौन सी, न्यूट्रोफिल। अब इसको पढ़ने में ना आप लोग को बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो, दूसरी कौन सी है, बेसोफिल या एस्नोफिल, बेसोफिल या तीसरा एस्नोफिल, एसिनोफिल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। और अग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपका जो है 2 आते हैं, मोनोसाइट और मोनोसाइट, और कौन सा है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। हाँ, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है, करेक्ट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं न्यूट्रोफिल्स को। देखो, न्यूट्रोफिल्स की कहानी बड़ी अजीब सी है। मान लो यहाँ पे क्लास के अंदर किसी बच्चे को अगर कभी चोट वोट लगा हो, किसको लगवाएं चोट, क्लास के अंदर लगवा लेते हैं, मान सिमरन है, ठीक है, सिमरन को कभी लग गया चोट। अभी हम लोग न्यूट्रोफिल्स को पढ़ रहे हैं डिटेल में, फिर हम लोग बेसोफिल्स पे आएंगे, फिर हम लोग आएंगे एसोफिल्स पे। देखो, अब मान लो सिमरन को लग गया चोट, और सिमरन को चोट लगने के बाद क्या क्या चीजें होती है, या फिर उसके बॉडी के अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया चला गया तो क्या क्या चीजें होंगी, इसको हम लोग देखेंगे। तो मान लो सिमरन के बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला गया, ठीक है, कोई बैक्टीरिया चला गया। अभी इसके यहाँ ना बहुत ज्यादा मेला वेला लगा हुआ है, उसके बॉडी के अंदर चला गया बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया जाने के बाद क्या होता है, सुन लो ध्यान से, बैक्टीरिया जाने के बाद इन्फेक्शन कॉज करता है। जहां पे भी चला गया वो बैक्टीरिया, तो वो क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा।
और जैसे इन्फेक्शन कॉज करेगा, इन्फेक्शन कॉज कैसे करता है, मान लो आपके बॉडी के अंदर चला गया और यहाँ पे कहीं बॉडी के सेल्स के आसपास यहाँ पे वो गया और यहाँ पे अपने आप को ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके जो वॉल्स होंगी या फिर आपकी जो टिश्यूज होंगी, यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा। और जैसे इन्फ्लेमेशन हुआ ना, जैसे ही इन्फ्लेमेशन हुआ तो वैसे ही आपका न्यूट्रोफिल्स के पास सिग्नल चला जाता है, न्यूट्रोफिल्स के पास सिग्नल चला जाता है। न्यूट्रोफिल के पास सिग्नल जाने के बाद क्या करता है, न्यूट्रोफिल कहता है रुको अभी जरा मैं आ रहा हूं। ठीक है, जैसे ही वायरस बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन करना कॉज करते हैं, दिक्कत परेशानी करना कॉज करते हैं, न्यूट्रोफिल जाता है यहाँ पे और फिर इन वायरस बैक्टीरिया से लड़ाई स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इन वायरस बैक्टीरिया से लड़ाई स्टार्ट कर देता है, इनसे लड़ने लग जाता है। और अगर ये बैक्टीरिया वीक है, कमजोर है, तो न्यूट्रोफिल इसको मार देता है और ये जीत जाता है। तो क्या आप लोग देखोगे, न्यूट्रोफिल किससे लड़ता है, आपके बैक्टीरिया से लड़ता है। ये आप लोग ध्यान रखोगे, किससे लड़ता है, बैक्टीरिया से लड़ता है। ओके, ये चीज हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे जो ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है ना, इन्फ्लेमेशन कॉज करने के बाद ये जो सिग्नल भेज रहा है ना, उस सिग्नल को हम लोग कहते हैं कीमोटैक्सिस। ठीक है, कीमोटैक्सिस, उस सिग्नल को जो भेज रहा है ये, दैट इज अ कीमोटैक्सिस। ये आपके न्यूट्रोफिल्स तक, न्यूट्रोफिल्स आराम से बैठा हुआ है अपनी जगह पे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बट बैक्टीरिया बॉडी के अंदर चला गया, इन्फ्लेमेशन कॉज किया, और इन्फ्लेमेशन कॉज जैसे किया तो न्यूट्रोफिल्स तक सिग्नल आया, न्यूट्रोफिल्स एक्टिव, कहता है चल आ उस बैक्टीरिया को सबक सिखा के आते हैं। तो बैक्टीरिया को जाता है और फिर मारता है। अब देखो, आपका न्यूट्रोफिल मान लो इस बैक्टीरिया को मार दिया, थोड़ा सा और डिटेल में बता ही देता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लो इस बैक्टीरिया को जो है, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है प्यारा सा। ठीक है, न्यूट्रोफिल आया, न्यूट्रोफिल यहां से आया और इसको मार दिया इसने। ठीक है, इस बैक्टीरिया को मार दिया। मारने के बाद भाई इसकी बॉडी तो यहीं पे है ना, बॉडी तो कहीं नहीं गया, इसकी बॉडी तो यहीं पड़ी है, मार दो, इससे लड़ाई में जीत गया ये, लेकिन इसकी बॉडी यहीं पड़ी हुई है। अब बॉडी का क्या किया जाए, तो जो आपका न्यूट्रोफिल है ना, इज अ वेरी, हाँ, ये इज वेरी इंटेलिजेंट, ये अपने साथ लाइजोसोम को कैरी करके रखता है, लाइजोसोम को कैरी करके रखता है। अब ये लाइजोसोम क्या करता है, न्यूट्रोफिल के अंदर ये आपका लाइजोसोम होता है, ये क्या करता है, इस बैक्टीरिया की जो बॉडी है इसको खा जाता है। ठीक है, लाइजोसोम क्या करता है, इस वायरस बैक्टीरिया के बॉडी को खा जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, मतलब इस बैक्टीरिया को मार के और खाने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फैगोसाइटोसिस। ओके, तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब एक चीज और बताता हूं बेटा, कभी किसी को दाने हुए फेस पे, लड़कियों को डेफिनेटली होंगे, लड़कों को भी होंगे, क्लास के अंदर कभी किसी को दाने हुए हैं? यस सर, मुझे है अभी अभी है, थोड़े। ठीक है। मान लो रूबिया, जब आप दाने फोड़ते हो, वो उस दाने को जब आप फोड़ोगे या कभी फूटेगा वो, उसमें आपको व्हाइट तरीके का पस देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको व्हाइट तरीके का पस देखने को मिलेगा। उस पस के अंदर होता क्या क्या चीज है, उस पस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपकी, एक तो कुछ ऐसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो काफी आपके वीक रहते हैं, तो उसकी डेड बॉडीज रहती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं जो काफी वीक रहते हैं, तो उसकी डेड बॉडीज रहती हैं। ठीक है, दूसरा, जो वहां के आसपास के जो टिश्यूज के सेल्स है, देखो ये मैंने टिश्यूज बनाए थे ना यहाँ पे, ये सेल्स बनाए थे, तो जो इसके सेल्स होंगे उसकी बॉडी रहेगी यहाँ पे। तो जो डेड टिश्यूज हैं उसकी बॉडीज रहेंगी। ओके, और जो आपके ये बैक्टीरिया मरे हैं, जो बैक्टीरिया मरे हैं उनकी बॉडी रहेंगी यहाँ पे। तो जब आप उस पस को फोड़ते हो तो उसके अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडी रहती है, जो आपके टिश्यूज हैं उनकी डेड बॉडी रहती है, और जो बैक्टीरिया रहते हैं उनकी डेड बॉडीज रहते हैं बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो ये हमारा था न्यूट्रोफिल। समझ आ गया न्यूट्रोफिल, दिक्कत परेशानी किसी को न्यूट्रोफिल में? देखो, सबसे पहले तो आपका रिस्पॉन्स करता है वो न्यूट्रोफिल ही करता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया फंजाई ये सब आया है तो उनको मारने का काम न्यूट्रोफिल ही करता है।
क्लियर भाई? न्यूट्रोफिल्स दिक्कत परेशानी किसी को न्यूट्रोफिल्स के अंदर? क्लियर है? चैट बॉक्स में बोलो। करेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब आओ नेक्स्ट स्नोफिल पे। ये थोड़ा सा लेस एक्टिव है बेटा, न्यूट्रोफिल से लेस एक्टिव है। होते ना क्लास के अंदर थोड़े बच्चे जो रहते हैं मॉडरेट लेवल के, उस टाइप का रहता है ये, ठीक है। तो एस्नोफिल क्या करता है, ये आपके पैरासाइट्स वगैरह को हो गया है, कैंसर के सेल्स जो होंगे, और जो आपके एलर्जी प्रोवाइड एलर्जी करते हैं आपके बॉडी के अंदर, जैसे अस्थमा वगैरह, इन सब चीजों से अगर आपको दिक्कत परेशानी है तो उसमें आपका एस्नोफिल लड़ने जाता है। ओके, सबसे पहले वैसे जाएगा आपका न्यूट्रोफिल ही, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है। तो मेन जो आपका पैरासाइट्स वगैरह है, तो उससे आपका एस्नोफिल लड़ने जाता है। ओके, तो एस्नोफिल के अंदर आप पैरासाइट्स को मारने का, कैंसर सेल्स को, और जो एलर्जिक रिस्पॉन्स है, तो उसमें आपका जो है एस्नोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आओ अगर मैं बेसोफिल्स पे, तो बेसोफिल्स ही आपका जो है एलर्जिक रिस्पॉन्स, जैसे कफिंग वगैरह, स्नीजिंग वगैरह हो गया, तो ये आपका बेसोफिल्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बात करूं लिम्फोसाइट्स की, तो लिम्फोसाइट्स आपके दो टाइप के होते हैं। देखो, ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये आपके बॉडी के अंदर जो वायरसेस होते हैं उनको मारने का काम करता है, और एंटीबॉडीज जो बनाता है आपका, वो लिम्फोसाइट्स ही बनाते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ मैं। लिम्फोसाइट, ये तो अभी मैंने इन शॉर्ट बताया, जब आप हेल्थ एजुकेशन पढ़ोगे तो इससे भी डिटेल में पढ़ोगे और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ोगे। चलिए, किसको बता रहा था मैं आपको? लिम्फोसाइट। लो बेटा, लिम्फोसाइट। ये बताओ, लिम्फोसाइट चैट बॉक्स में बताओ जरा मुझे, ये ग्रेनुलोसाइट है या अग्रेनुलोसाइट है? चैट बॉक्स में बताओ। सर एग्रेनुलोसाइट। अच्छा, माइक ऑन करके भी चैट बॉक्स खुल जाता है क्या? मुझे पता नहीं था। सर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरा फोन खराब हो गया इसलिए ओके ओके, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए लिम्फोसाइट पे। देखो, लिम्फोसाइट कितने टाइप के होते हैं आपके? दो टाइप के होते हैं। मेरा चैट इधर से लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को लिखवाया नहीं है ये आपके उसके अंदर, नोट्स के अंदर, तो यहाँ लिख लो। एक होता है आपका टी लिम्फोसाइट, और दूसरा होता है बी लिम्फोसाइट। भाई राइटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले टी लिम्फोसाइट को पढ़े। लिम्फोसाइट आपके दो टाइप के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट और एक बी लिम्फोसाइट। ओके, अब इसको और थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। टी लिम्फोसाइट भी ना फिर फर्दर आपके चार पार्ट में डिवाइड है। इसके भी चार पार्ट मैं आपको लिखवा ही देता हूँ अभी, फिर स्टार्ट करूंगा इसको। लिख लो, सबसे पहले मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स। दूसरा लिखो, बताऊंगा इनको डिटेल में, डोंट वरी, हेल्पर टी सेल्स। तीसरा लिखो सुप्रेसर टी सेल्स। और चौथा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, चौथा लिखो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ठीक है, ये चार आपके फर्दर लिम्फोसाइट चार पार्ट में डिवाइड होते हैं, मेमोरी टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देखिए, अब इसको आप लोग डिटेल में पढ़िएगा थोड़ा, आप लोगों के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं टी सेल्स की, ये तो इसके फर्दर पार्ट्स हैं आपके। अब आते हैं हम लोग टी सेल्स के ऊपर डिटेल में। हाँ भैया, ये हो गया टी सेल आपका, ठीक है। टी सेल जो होता है ना, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये पॉइंट लिखते रहिए आप लोग। टी सेल जो है आपका प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? आपके बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस इन बोन मैरो। बट मैंने क्या बताया था आपको स्टार्टिंग में, कि कुछ ऐसे आपके सेल्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, बट मैच्योर कहाँ होते हैं? आपके थाइमस ग्लैंड में। मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड। मैच्योर कहाँ होते हैं? आपके थाइमस ग्लैंड में। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड में इसको मैच्योर कर दिया हमने टी सेल्स को। ओके,
और इसको ना हम लोग, एक चीज और है, एक टर्मिनोलॉजी आप लोग देखते होंगे, इसको हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। इसको हम लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। देखो, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना चार चीजें आपको देखने को मिलती है। कौन कौन सी भाई? हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स, सप्रेसर सेल, साइटोटॉक्सिक सेल। तो ये क्या कहता है, ये ना आपकी जो इम्यूनिटी है, इनका अलग अलग वर्क है, हर एक सेल्स का अलग अलग वर्क है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसलिए इसको आप लोग सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हो। ओके, अगर मैं आपको बताऊं मेमोरी टी सेल्स के बारे में, चलो अब जो पहला है हमारा मेमोरी टी सेल्स, उसको मैं देखते हैं। मेमोरी टी सेल, लो भाई, पहला मेमोरी टी सेल्स। अब ये मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं? देखो, मेमोरी टी सेल्स वही है जैसे आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसा वायरस बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, और वायरस बैक्टीरिया घुसने के बाद आपके बॉडी के अंदर आपने कोई जैसे घुसा, तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। अब उसके रिस्पॉन्स में आप उस वायरस बैक्टीरिया को मार देते हो। तो आपका मेमोरी टी सेल्स क्या करता है, उस वायरस बैक्टीरिया का जो भी इमेज है वो कैरी कर लेता है, अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, उस मेमोरी को, उसको अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है। और जब भी नेक्स्ट टाइम पे सेम काइंड ऑफ वायरस बैक्टीरिया अगर आपके बॉडी के अंदर आया, तो सबसे पहले आपका मेमोरी टी सेल जाएगा और बोलेगा ये तो पहले आया हुआ है, चल इसको मार के हटा। ठीक है, तुरंत इसको जो है मार देगा। ठीक है, तो ये है मेमोरी टी सेल्स का काम। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग देखते हो कि जो गांव वगैरह के बच्चे होते हैं, उनके अंदर इम्यून सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग रहता है। वो इसलिए स्ट्रांग रहता है क्योंकि वो इतने ज्यादा मिट्टी वगैरह में यहाँ वहां खेले होते हैं कि उनके बॉडी के अंदर ये वायरस बैक्टीरिया वगैरह पहले से घुस जाते हैं और उनका बॉडी रिस्पॉन्स करता है, उन वायरस बैक्टीरिया को मार देता है। और उनके बॉडी के अंदर जो मेमोरी टी सेल्स है वहां पे उसकी फोटो खिंच जाती है, समझ लो। और जैसे ही दोबारा वो अगर वायरस बैक्टीरिया आता है तो तुरंत वो लोग उनको मार देता है। मान लो कोई एक कोई एक पर्सन है जो भाई हमेशा दिल्ली मुंबई वगैरह में रहा है, ऑफिस के अंदर गया और कभी गांव वगैरह में नहीं गया वो। ठीक है, कभी गांव का पानी वानी नहीं पिया, सब नहीं किया। तो जब वो गांव में जाएगा ना फर्स्ट टाइम पे, धूल वगैरह में जब जाएगा, तो उसको खांसी वगैरह आने लग जाएगी, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिलती है उसको। बट जो गाँव का बंदा है उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। बट वो बंदा जो गया है दिल्ली से या मुंबई से, उसको दिक्कत परेशानी होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो वायरस बैक्टीरिया उसके लिए नए होंगे। ठीक है, बट जब वो रहने लग जाएगा तो वो यूज टू हो जाएगा उस जगह से। तो ये था मेमोरी टी सेल का फंक्शन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बताओ, अगर मैं आप लोगों को, दूसरा कौन सा है मेमोरी टी सेल्स के बाद? हेल्पर टी सेल। देखो, दूसरा क्या है? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है कि जो आपका एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, मतलब कि जो आपका एजेंट आया है, फॉर एजेंट आया है, तो जो आपके लिम्फोसाइट हैं, ठीक है, मतलब कि आपका जो बी लिम्फोसाइट है या टी लिम्फोसाइट है, उसमें क्या करता है, इनको हेल्प करता है। इनको क्या करता है? हेल्प करता है, और उस एजेंट को मारने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो यही काम है हेल्पर टी सेल्स का, मतलब कि ये असिस्ट करता है टी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को सपोर्ट करता है कि चलो भैया मैं भी जो है इस एजेंट को, उस वायरस को, बैक्टीरिया को मारने के लिए आपके साथ चलूंगा। ओके, तो दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ द हेल्पर टी सेल्स, यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल। चलिए अब नेक्स्ट आओ, जब जाने की जरूरत होगी आई विल लेट यू नो, डोंट वरी, हेल्थ एजुकेशन में जाएंगे। नेक्स्ट आओ साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल का मतलब क्या होता है? तीसरा 926, चलो इसी को कंप्लीट करें फिर करते खत्म। साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक सेल। अब देखो, साइटोटॉक्सिक सेल का फंक्शन क्या होता है कि मान लो ये इस तरीके का ये आतंकवादी की तरीके से है। साइटोटॉक्सिक सेल क्या होता है? ये आतंकवादी की तरीके है कि मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया आ गया, ये बैक्टीरिया आ गया, तो जो साइटोटॉक्सिक सेल होंगे ना, वो क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के ऊपर जो है बैठ जाएगा, घेर लेगा इस बैक्टीरिया को, और घेर के समझ लो अपने आप को
ब्लास्ट करवा देगा, ठीक है, ब्लास्ट करवा देगा, ब्लास्ट करवा देगा, जिससे आपका साइटोटॉक्सिक सेल भी मर गया और ये जो बैक्टीरिया है या वायरस है ये भी मर गया। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल जो है आपका ये काम करता है कि ये क्या करता है, बाइंड करता है, किससे, बाइंड टू बैक्टीरिया ऑब्लिक वायरस एंड डिस्ट्रॉय इट। ये चीज हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा हमारा फोर्थ वन, दैट इज अ सप्रेसर सेल ना, लास्ट वाला जो है दैट इज अ सप्रेसर सेल। और सप्रेसर सेल का फंक्शन क्या होता है, सप्रेसर सेल का फंक्शन ये है कि जब भाई वायरस बैक्टीरिया को मार दिया, वायरस बैक्टीरिया को मार दिया, सप्रेसर क्या कहता है, कूल डाउन, शांत हो जाओ, रिलैक्स बॉयज, हमने सारे वायरस बैक्टीरिया को मार दिया है, अब कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं करना, किसी को मारने के लिए नहीं जाना, सब अपने अपने काम पे वापस लौट जाओ। तो जितने भी आपके सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने नॉर्मल पोजीशनिंग पे चले जाएंगे और अपना रिलैक्स करेंगे, ठीक है। सप्रेसर सेल का काम क्या होता है कि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है उसको शांत करवाना, टर्न ऑफ करना, जबकि आपका थ्रेट है वो कंप्लीट हो चुका है, थ्रेट जो है वो ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये सप्रेसर सेल का काम होता है। सप्रेसर सेल में अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो इसको कि व्हेन थ्रेट इज ओवर, व्हेन थ्रेट इज ओवर, सर थ्रेट मतलब एक मिनट, व्हेन थ्रेट इज ओवर देन सप्रेसर सेल send signal to all the white blood cells को आप कह सकते हो, all the WBC, send signal to all the WBC for relaxing, ठीक है। तो ये चीज है ये। हाँ पूछो अब क्या डाउट है। देखो आज के सेशन में बस इतना ही है, बाकी कल आप लोगों को बताऊंगा मैं बी लिम्फोसाइट के बारे में और आपका प्लेटलेट्स के बारे में, और इसके अंदर थोड़ा सा पॉइंट्स क्या क्या, यही देखो ये मोनोसाइट्स है। एक चीज और लिखो, एक चीज और लिखो भाई, आप लोगों ने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, एक चीज आप लोगों ने क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, वैसे मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं है अभी, ठीक है, मोनोसाइट पढ़ाऊंगा कल तो बताऊंगा। चलिए हाँ पूछो आप, डाउट्स वगैरह क्वेश्चंस वगैरह है तो किसी का। सर थ्रेट